हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है। इसका कारण है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की जो नींव पड़ी थी दोस्तों, वो इसी राजवंश से पड़ी थी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम गुलाम वंश के बारे में बात करें। दोस्तों, मैंने इससे पहले की वीडियो सल्तनत युग की पृष्ठभूमि में आप सभी को बताया था कि मोहम्मद गौरी की कोई औलाद नहीं थी। इस वजह से उसने अपना उत्तराधिकार अपने सबसे प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और वापस अपने वतन को चल पड़ा। लेकिन दोस्तों, रास्ते में ही कुछ विद्रोहियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे 15 मार्च सन 1206 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इधर दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की नींव पड़ ही चुकी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सबसे पहला शासक था और इसी ने गुलाम वंश की नींव डाली थी। दोस्तों, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। अभी हाल ही के किसी एग्ज़ाम में, शायद सीजीएल का एग्ज़ाम था, उसमें पूछा गया था ममलूक वंश का संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी जनता के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही उदार शासक था। इसके उदार शासक होने की वजह से ही इसे लाख बख्श कहा जाता था। दोस्तों, पहले इसकी राजधानी लाहौर थी, लेकिन इसने अपनी राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली में परिवर्तित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान ख्वाह की उपाधि धारण की और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया और कुतुब मीनार के अंदर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मज़ार भी है। लेकिन दोस्तों, कुतुब मीनार का कार्य अभी अधूरा ही था। अभी केवल 2 ही मंजिला बना हुआ था कि चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक यानी केवल 4 सालों तक दिल्ली पर राज कर पाया। लाहौर में मृत्यु होने के बाद एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए इसके उत्तराधिकारियों में होड़ मच गई। दोस्तों, नियम के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह 1210 ईस्वी में गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन वह बहुत ही अयोग्य शासक था। इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, उसने विरोध जाहिर किया और गद्दी पर बैठने की मंशा जाहिर की, जिस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद या फिर गुलाम इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोस्तों इल्तुतमिश विजयी रहा और 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दोस्तों, इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश को तुर्कों की भारत विजय को स्थापित प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में इल्तुतमिश की निगाह उत्तर पश्चिम पर टिकी हुई थी। ख्वारिज़्म-शाह की गजनी विजय से उसकी स्थिति के लिए एक नया खतरा पैदा हुआ। इस खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर के लिए कूच किया और उस पर कब्जा कर लिया। इल्तुतमिश को कुबाचा से निपटने का अवसर मिल गया और उसने उसे मुल्तान तथा कच्छ के रण से उखाड़ फेंका। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की सीमा एक बार फिर से सिंधु नदी को छू रही थी। इल्तुतमिश ने ग्वालियर और बयाना पर फिर से कब्जा करने के लिए कदम उठाए। अजमेर और नागौर पर उसकी सत्ता कायम रही और उसने रणथंभौर और जलौर पर आक्रमण करके वहां भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उसने मेवाड़ की राजधानी नगादा, जो कि उदयपुर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है, उस पर भी हमला किया और उस पर भी विजय स्थापित कर ली। दोस्तों, मैंने अभी बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था, तो उस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने ही कराया था। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि निर्माण शुरू कौन कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुब मीनार बनवाया कौन था पूर्ण रूप से, तो फिर इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश ने ही चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया। इल्तुतमिश के सिक्कों पर एक तरफ उसकी तस्वीर होती थी तथा दूसरी तरफ हिंदू देवी की तस्वीर हुआ करती थी। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक दल बनाया था, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी या फिर चहलगानी कहा जाता था।
बलबन उस चहलगानी का प्रमुख सदस्य था। इल्तुतमिश के दरबार में मिन्हाज सिराज तथा मलिक तजाउद्दीन जैसे कवियों को संरक्षण प्राप्त हुआ था। दोस्तों, इल्तुतमिश ने एकतावादी प्रथा का प्रचलन प्रारंभ किया और कई मकबरे भी बनवाए, जिसमें सुल्तान गढ़ी का मकबरा और इल्तुतमिश का मकबरा प्रमुख है। दोस्तों, सुल्तान गढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा है। दोस्तों, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इल्तुतमिश उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि वह अपने जीवित बेटों में से किसी को भी गद्दी के लायक समझता ही नहीं था। और वाकई में उसके जितने भी बेटे थे वो गद्दी के लायक थे भी नहीं। वो बस अय्यासी करते थे और राज का पूरा मजा लिया करते थे। उन लोगों को ना ही राज्य की कोई चिंता थी और ना ही उनके पास कोई ऐसी कला थी जो राजाओं के पास होती है। ना ही शस्त्र विद्या का ज्ञान था, ना ही राजनीति का ज्ञान था। मतलब वो बिल्कुल अयोग्य ही थे। इस वजह से काफ़ी सोच विचार कर इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को उत्तराधिकार के रूप में चुनने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला बहुत ही बड़ा फैसला था, क्योंकि रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। इससे पहले कोई भी महिला अभी तक राजगद्दी पर नहीं बैठी हुई थी। रजिया के भाइयों के साथ साथ बहुत से सरदारों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सन 1236 ईस्वी में दिल्ली के अमीर सरदारों ने इल्तुतमिश के इच्छा के विपरीत इल्तुतमिश के अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। लेकिन फिर भी उनके पुत्रों की अयोग्यता के कारण पूरे साम्राज्य में असंतोष व्याप्त हो गया। इसका लाभ उठाकर रजिया ने दिल्ली पर अधिकार कायम कर लिया। अपने दावे को मनवाने के लिए रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा और वह केवल 3 वर्ष तक ही शासन कर पाई। उसी के शासनकाल में सत्ता के लिए राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ, जिन्हें कभी कभी चहलगामी या चालीसा कहा जाता है। रजिया ने जनाना पोशाक का त्याग करके बिना बुर्के पर्दे का दरबार लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, रजिया दरबार में कुबा, जिसे कि कोट कहते हैं, और कुलह, जिसे कि टोपी कहते हैं, पहनकर दरबार में जाया करती थी, जिससे वहाँ के कट्टरपंथी सरदार असंतुष्ट रहने लगे और बस विद्रोह की तलाश में लगे हुए थे। इतना ही नहीं, वह शिकार पर भी जाती थी और युद्ध में सेना का नेतृत्व भी किया करती थी। जब लाहौर और सरहिंद में विद्रोह भड़क उठा तो उसने खुद ही सेना लेकर लाहौर पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के सूबेदार को अपनी अधीनता मानने पर मजबूर कर दिया। जब वह सरहिंद की ओर बढ़ रही थी तो उसी समय उसी के खेमे में विद्रोह भड़क उठा और याकूत खां को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, इसी दौरान रजिया को तबर हिंद में बंदी बना लिया गया, लेकिन रजिया ने अपने बंदी बनाने वाले सरदार अल्तुनिया को अपने पक्ष में मिला लिया और उससे शादी कर लिया। दोस्तों, रजिया का मकसद साफ था। वह दिल्ली की सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए ही सरदार से शादी की थी, लेकिन वह इस बार असफल हुई। दोस्तों, रजिया केवल 3 ही वर्षों तक शासन कर पाई थी। 12 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कुछ डाकुओं ने अल्तुनिया और रजिया पर आक्रमण कर दिया। रजिया बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन मारी गई। दोस्तों, रजिया की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली का सुल्तान बना, जो बहुत ही अयोग्य शासक था, जिसका लाभ उठाकर 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। बलबन इलबरी जात का तुर्क था, जिसका मूल नाम बहाउद्दीन था। दोस्तों, बलबन को किशोरावस्था में ही मंगोलों ने पकड़ लिया था। बाद में व्यापारियों से इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। बलबन इल्तुतमिश के 40 गुलामों के प्रसिद्ध समूह चहलगानी का प्रमुख सदस्य था। दोस्तों, बलबन जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने स्वयं को अल्लाह का धरती पर प्रतिनिधि घोषित किया। बलबन ने चहलगानी के सदस्यों का दमन कर दिया तथा उसने अपने विरोधियों को निर्दयता से समाप्त करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि कहा जाता है कि बलबन ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई। दोस्तों, बलबन के तौर तरीके अक्सर कठोर और अवांछनीय हुआ करते थे, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि उसकी गद्दी नशीनी के साथ मजबूत और केंद्रीकृत शासन के युग का सूत्रपात हुआ। अपने आप को पूरे हालात से वाकिफ रखने के लिए बलबन ने हर महकमे में जासूस लगवाए। आंतरिक अशांति और अव्यवस्था से निपटने के लिए और पंजाब में अपना पैर जमा चुके तथा दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बने मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सेना संगठित की। इस प्रयोजन से उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया।
दोस्तों, सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा तथा पाबोस नामक दो प्रथाएं शुरू की। सिजदा का अर्थ होता है घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पाबोस का अर्थ होता है पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। दोस्तों, निसंदेह है कि वह दिल्ली सल्तनत के प्रमुख निर्माताओं में से एक था। राजपथ की शक्ति का रोब जमाकर बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया, लेकिन वह भी मंगोलों के हमलों से उत्तर भारत को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर सका। 1286 ईस्वी में मंगोलों ने उसके साम्राज्य पर आक्रमण किया और इस युद्ध में उसका बड़ा पुत्र मोहम्मद खां मारा गया, लेकिन मंगोलों की पराजय हुई। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पुत्र की मृत्यु के बाद उसके हृदय पर बहुत बड़ा आघात पड़ा, जिसके कारण 1286 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर एक बार फिर से अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई। लगभग 4 साल बाद सन 1290 ईस्वी में खिलजी अमीरों के एक गुट ने बलबन के अयोग्य उत्तराधिकारियों को हटाकर अपने नेता जलालुद्दीन खिलजी को गद्दी पर बैठा दिया और यहीं से खिलजी वंश की स्थापना हो गई। खिलजी वंश को दोस्तों मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में केवल गुलाम वंश को बताना था। तो गुलाम वंश दोस्तों 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला।